हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। की तरह समझाने लग जाते हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि मैंने पहले भी कई बार अपनी स्मार्टनेस से बहुत सारे मामले हल किए हैं। अमन को खुद की तारीफ करता हुआ देखकर रेहान ने उससे कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसे नजारे तुम्हारे मामले में मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं। इतना कहकर रेहान ने अमन और ईशानी को अंदर जाने का इशारा कर दिया। रेहान इन दोनों को यह सारी बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि यह दोनों हमेशा ओपन बात करते थे और कभी भी कुछ भी सोच समझकर नहीं बोलते थे, और खास करके अमन उसे हर वक्त बचपना करना होता था। इसीलिए रेहान ने पहले ही उसे ये कहानी जो सारी बातें कह दी थी। वहीं दूसरी तरफ जब मंगी टीना के लिए फ्रूट्स और कुछ लिक्विड लेकर आई थी तो उन्हें खाकर टीना जल्दी ही सो गई। उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर था कि वह ज्यादा देर तक ना बोल सकती थी और ना ही ज्यादा हिलडुल सकती थी। टीना के सोने के बाद रेहान काफी ज्यादा थक चुका था और अपने थके हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों से रब करते हुए रेहान ने अमन से पूछा, जो उसी की तरफ जुनैद के रूम से बाहर निकलकर आ रहा था। जुनैद, अब कैसा है? क्या उसे होश आ गया? रेहान का सवाल सुनकर अमन ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तक होश नहीं आया है, पर निशा ने कहा है कि वह उसका ख्याल रख लेगी और हम लोगों को भी वापस जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। रेहान ने देखा कि अमन काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था, इसीलिए उसके चेहरे को देखकर रेहान ने उससे कहा, ठीक है, अगर निशा यहां सब कुछ संभाल लेगी तो हम दोनों साथ ही चलते हैं। कुछ देर आराम करके हम लोग वापस साथ आ जाएंगे। इतना कहकर अमन और रेहान दोनों ताजमहल 5 स्टार होटल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर अमन ने रेहान को उस विला में उतार दिया जो ताजमहल 5 स्टार होटल के बगल में ही था और जिसे रेहान ने कुछ टाइम के लिए अमन से किराए पर लिया था। रेहान और अमन इतना ज्यादा थक गए थे कि बेड पर जाते ही दोनों को गहरी नींद आ गई, और जब रेहान वापस जगा तो लगभग रात हो गई थी। मैगी, जो हमेशा रेहान के साथ रहती थी, उसे रेहान के बारे में पता चल गया था। इसीलिए जैसे ही रेहान अपने रूम में जगा तो अगले ही पल मैगी रेहान के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और उससे बोली, बॉस, आप जग गए? मैगी की बात सुनकर रेहान ने आलस से अंगड़ाई लेते हुए कहा, टाइम क्या हो रहा है और तुमने आराम किया या नहीं? रेहान का सवाल सुनकर मैगी ने उससे कहा, इस वक्त रात के 8 बजे बज रहे हैं और मैंने भी आराम कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए। बॉस, मैगी की बात सुनकर रेहान ने खिड़की के बाहर की तरफ देखा जहां काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा था। उसने बाहर देखते हुए ही मैगी से कहा, मैं तो आज सुबह से काफी देर से सो रहा हूं, मुझे लगता है कि हमें एक बार हॉस्पिटल चलकर जुनैद और टीना को देख लेना चाहिए। रेहान की बात सुनकर मैगी ने तुरंत कहा, बॉस, क्या आपको भूख नहीं लग रही है? आपने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया है। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, कुछ खाना रास्ते के लिए पैक करवा लो, हम लोग हॉस्पिटल जाकर साथ में ही खा लेंगे। रेहान की बात सुनकर मैगी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बाहर चली गई। हॉस्पिटल आने के बाद रेहान ने देखा कि ईशानी और अमन हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं है। इस बात से रेहान ने अंदाजा लगा लिया था कि वे लोग अभी भी आराम कर रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं आए हैं। हालांकि अमन ने जिन नस को अरेंज करने की बात की थी वो पहले ही यहां पहुंच गई थी और जुनैद का ख्याल रख रही थी। रेहान पहले जुनैद के वार्ड में गया ताकि उसकी कंडीशन देख सके, क्योंकि अभी तक जुनैद को होश नहीं आया था। जैसे ही रेहान जुनैद के वार्ड में गया तो उसने देखा कि वहां पर 8 नस थी, और इतनी सारी नस को वहां देखकर रेहान को अमन की सुबह वाली बात याद आ गई, जिसने मजाक में यह कहा था कि वह जुनैद के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरी 8 नस अरेंज कर देगा। हालांकि सुबह तो रेहान को यह बात मजाक लग रही थी, पर अब असल में इतनी सारी नस को देखकर उसे हैरानी हो रही थी, क्योंकि यहां पर इतनी सारी नस का कोई काम नहीं था और रेहान को लग रहा था कि यह सब यहां पर बिना वजह भीड़ इकट्ठी कर रही है। यही सोचकर रेहान ने उनमें से कुछ नस को टीना का ख्याल रखने के लिए अरेंज करवा दिया। रेहान को लग रहा था कि इतनी सारी नस की यहां ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए उसने कुछ नस को टीना का ख्याल रखने के लिए उसके वार्ड में भेज दिया। जब कुछ नस को टीना के वार्ड में भेज दिया गया तो इसमें निशा को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई, बल्कि उसे तो यही लग रहा था कि यहां किसी नस की जरूरत ही नहीं है, जुनैद का ख्याल वह खुद ही रख लेगी। हालांकि यह सब कुछ निशा इमोशनल होकर कह रही थी,
जबकि सच तो यह था कि वह 24 घंटे जुनैद का ख्याल नहीं रख सकती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ा कि जुनैद का ख्याल रखने के लिए यहां नज़्का होना जरूरी है। जुनैद अभी तक होश में नहीं आया था और डॉक्टर का कहना था कि इंजेक्शन देने की वजह से जुनैद को होश आने में टाइम लगेगा। जुनैद का बहुत सारा खून बह गया था और इस वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी भी आ गई थी। इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि जुनैद थोड़ा आराम कर सके। जैसे ही इंटरनली जुनैद की वीकनेस कम होगी तो उसे धीरे धीरे नेचुरली होश आने लगेगा। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, पर तब तक निशा और बाकी सबको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर जुनैद के पास रुकने के बाद रेहान अपने साथ लाए हुए खाने के 2 टिफिन वहीं निशा के लिए छोड़ दिया और उसके बाद टीना को देखने के लिए उसके वार्ड में चला गया। टीना काफी देर पहले ही जग गई थी और जगते ही टीना ने सबसे पहले अपनी उन मासूम आंखों से रेहान को ढूंढा। हालांकि रेहान उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। इस वजह से काफी देर से टीना को बेचैनी हो रही थी। रेहान के आने से पहले निशा एक बार बीच में टीना को देखने आई थी, पर जब निशा ने टीना को थोड़ा परेशान देखा तो उसने टीना को थोड़ा शांत करवाया और उसे बताया कि रेहान बस रेस्ट करने के लिए होटल गया है और जल्दी ही उससे मिलने वापस आएगा। निशा के समझाने के बाद टीना थोड़ा सा रिलैक्स हुई। टीना यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे से अंदर आते हुए रेहान पर गई। उसको देखकर टीना ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, बड़े भैया, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? आपको पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। टीना का उदास चेहरा और उदासी से भरी हुई बातें सुनकर रेहान को काफी ज्यादा बुरा लगा। उसे थोड़ा दुख हुआ कि वह टीना को बिना बताए होटल क्यों चला गया। तभी रेहान ने जल्दी से टीना से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मैं आराम करने के लिए होटल गया था, पर मैं इतना ज्यादा थका हुआ था कि मुझे काफी ज्यादा गहरी नींद आ गई। और कब इतनी लेट हो गई जरारी, मुझे पता ही नहीं चला। तुम अपने बड़े भैया को माफ कर दोगी ना? रेहान की बात सुनकर टीना ने बहुत ही मासूमियत के साथ रेहान की तरफ देखते हुए कहा, बड़े भैया, आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं। क्या मुझे आपको अभी यह सब नहीं कहना चाहिए था? मैं बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं हूं। टीना की बात सुनकर रेहान को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी 10 साल की बच्ची से नहीं बल्कि किसी बड़ी लड़की से इससे बात कर रहा हो। इतनी छोटी उम्र में भी टीना बाकी लोगों के बारे में सोच रही थी। उसे पता था कि कब सेंसिबल होना है और कब नहीं। टीना के इतने अच्छे आईक्यू से रेहान भी काफी इंप्रेस हो गया था। यही सब सोचकर रेहान ने अपने पास रखे हुए लंच बॉक्स को खोला और टीना से कहा, चलो अब ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हें भी बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी ना। मैं तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना लेकर आया हूं। रेहान ने भले ही बातों में यह कह दिया था कि वह टेस्टी खाना लेकर आया है, पर सच तो यह था कि रेहान जो खाना लेकर आया था वह डॉक्टर के बताए हुए डाइट प्लान के हिसाब से ही था और उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। टीना इस वक्त कोई भी मिर्च मसाले वाली चीज नहीं खा सकती थी, इसीलिए रेहान उसके लिए फ्रूट्स और कुछ जूस लेकर आया था जिससे वह जल्दी रिकवर हो जाए। रेहान अभी भी टीना को एक छोटी सी बच्ची की तरह ही ट्रीट कर रहा था और उसे जल्दी जल्दी यह न्यूट्रिशन वाला खाना खाने के लिए मना रहा था। पर टीना ने परेशान होकर धीरे से अपना सिर हिला दिया और अपने मन में खुद से ही बोली, बड़े भैया, मुझे अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह समझते हैं। मैं उन्हें कहां से बच्ची लगती हूं? असल में टीना को सब समझ आ रहा था कि रेहान उसे सिर्फ बहलाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह उसका लाया खाना खा ले, जबकि टीना ने वह खाना खाया जरूर था, पर सिर्फ रेहान का मन रखने के लिए, ना कि इस वजह से, क्योंकि रेहान उसे बच्ची समझकर बहला रहा था और टीना रेहान की बातों में आ गई थी। टीना के खाना खाने के बाद मैगी उसके लंच बॉक्स को समेटने लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद टीना ने आधे अधूरे शब्दों में रेहान से कहा, बड़े भैया, वो क्या? आप टीना को इतना परेशान देखकर रेहान ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? टीना ने धीरे धीरे अपने होठों को खोलते हुए और अपने दिमाग को सवाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार करते हुए रेहान से कहा, मुझे अपने बारे में पहले का कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे ही रेहान ने टीना की बात सुनी तो वह एकदम दंग रह गया। इस वक्त टीना के चेहरे पर काफी उम्मीद नजर आ रही थी, पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और क्या नहीं। पहले रेहान यह सोचकर खुश था कि टीना अपनी उन बुरी और दुख भरी यादों को भूल चुकी है, पर रेहान यह बात भूल चुका था कि जब टीना उससे अपने बारे में सवाल पूछेगी तो वह उसे क्या जवाब देगा।
टीना का सवाल सुनकर रेहान ने मैगी की तरफ देखा, जो खुद कहीं खोई हुई थी। असल में टीना का सवाल सुनकर मैगी खुद हैरान हो गई थी। रेहान ने सोचा था कि मैगी उसे कोई अच्छा आइडिया देगी, पर मैगी तो खुद इस वक्त उलझन में थी। टीना बहुत ज्यादा समझदार थी, इसीलिए उसने रेहान के चेहरे के हाव भाव देख लिए थे और उसे समझ आ गया था कि रेहान उसके सवाल से थोड़ा सा परेशान हो गया है। यह देखकर उसने खुद ही रेहान से कहा, बड़े भैया, क्या ऐसा कुछ है जिसे बताने में आपको परेशानी हो रही है? टीना का सवाल सुनकर रेहान एकदम शांत हो गया, पर जल्दी ही उसने अपने दांत दिखाते हुए और हंसते हुए टीना से कहा, हाँ, असल में मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और कुछ परेशानी भी है, जिस वजह से मैं तुम्हें खुलकर सारी बात नहीं बता सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगी और समझने की कोशिश करोगी। रेहान की बात सुनकर टीना ने अपना सिर ना में हिला दिया और उसके बाद कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी बात का दोष नहीं दूंगी। टीना की बात सुनकर रेहान ने अपनी बात जारी रखते हुए उसे कहा, तुम जो जानना चाहती हो उसके बारे में मैं बस इतना कहूंगा कि नेचर को अपना काम करने दो और तुम बस आराम करो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा, और अगर याद ना भी आए तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तुम ज्यादा खुशी से और अच्छे से भी अपनी जिंदगी जी पाओगी। रेहान की बात सुनकर टीना काफी गहरी सोच में चली गई। उसने काफी देर तक कुछ सोचा और उसके बाद रेहान की बात से सहमत होते हुए मुस्कुराकर उससे कहा, ठीक है बड़े भैया, जैसा आपको ठीक लगे। टीना की समझदारी देखकर रेहान काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया। उसने मुस्कुराते हुए टीना के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बहुत ही प्यार से कहा, तुम बहुत ही समझदार हो। इस वक्त रेहान ने अपने मन में सोचा कि सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा अगर यह बच्ची कुछ भी ना जाने और पूरी तरह से रेहान और मैगी पर ही डिपेंड रहे। अगर टीना के कोई रिश्तेदार या दोस्त निकले और अगर विमन उन रिश्तेदारों के बारे में पता लगा लेगा तो रेहान उस टाइम तक टीना को उसके रिश्तेदारों के बारे में नहीं बताएगा। पहले वह खुद जाकर यह पता लगाएगा कि यह रिश्तेदार और दोस्त टीना को अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं। अगर उनमें से कोई भी टीना को अपने साथ नहीं रखना चाहता तो रेहान और मैगी मिलकर उसे बड़ा करेंगे। कुछ देर तक टीना से बात करने के बाद रेहान का फोन बजने लगा। रेहान ने जब फोन की स्क्रीन देखी तो उस पर विमन का नाम शो हो रहा था। फोन को देखकर रेहान थोड़ा नर्वस हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। रेहान को इतना सोचता हुआ देखकर टीना ने रेहान से कहा, भैया इट्स ऑन, का बाहर जाकर फोन कॉल को आंसर कर लीजिए, मैं इतनी देर दीदी से बात कर लूंगी। टीना की बात सुनकर रेहान मुस्कुराता हुआ फोन कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चला गया। रेहान को इस वक्त मन ही मन लग रहा था कि जरूर विमन को टीना के रिलेटिव के बारे में कुछ ना कुछ पता चल गया है, इसीलिए वह इस वक्त कॉल कर रहा है। रेहान ने देखा कि दरवाजे के पास खड़े होकर बात करना सेफ नहीं होगा। रेहान को डर था कि कहीं टीना उसकी बात ना सुन ले और उसे किसी बात का बुरा ना लग जाए, इसीलिए वह उस कॉरिडोर के लास्ट के कोने के पास जाकर बात करने लगा। रेहान ने फोन उठाते ही कहा, विमन, क्या तुम्हें मुझे कुछ रिपोर्ट करना है? विमन ने तुरंत कहा, बॉस, आपने मुझे टीना के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था ना, मुझे उसी बारे में बात करनी है, मुझे कुछ पता चला है। विमन की बात सुनकर रेहान थोड़ा सा हैरान रह गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी विमन इस बारे में पता लगा लेगा, पर रेहान ने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, बताओ क्या पता चला है? तुम्हें लगभग आधा दिन बीत गया था। उस बात को जब रेहान ने विमन और बाकी सब लोगों को टीना के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। रेहान का कमांड मिलते ही विमन तुरंत अपने साथियों के साथ काम पर लग गया था। फाइनली रेहान को यह बात माननी ही पड़ी कि उसके लिए काम करने वाले टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स वाकई बहुत काबिल हैं। विमन ने रेहान को बताना शुरू किया, वह छोटी बच्ची टीना 2 दिन पहले ही 10 साल की हुई है और जिस दिन उसका जन्मदिन था उसी दिन इतनी बड़ी तबाही पूरे शहर में आ गई थी। उस दिन उनके घर पर इतना बड़ा पत्थर पड़ा था कि उसके माँ बाप ने उसी टाइम पर दम तोड़ दिया था रेहान को। यह सारी बातें पहले से ही पता थी, पर आगे जो विमन बताने वाला था वह बात रेहान को बिल्कुल भी पता नहीं थी। विमन ने आगे रेहान को बताया, टीना का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया है उससे पता चला है कि टीना के ज्यादातर सभी रिश्तेदार इसी गांव में रहते हैं। पर वह सभी इतना कहते कहते विमन बीच में रुक गया और अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। विमन को अपनी बात पूरी ना करता हुआ देखकर रेहान को घबराहट होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ा परेशान होते हुए रेहान ने पूछा, क्या हुआ? अपनी बात पूरी करो।
रेहान का ऑर्डर सुनकर विमन ने लड़क करती हुई जुबान से कहा, असल में बॉस, जिस दिन यह बाढ़ आई थी उसी दिन बाढ़ में सारे रिश्तेदार चल बसे। विमन इतना ज्यादा घबराकर इसलिए बोल रहा था क्योंकि 10 साल की एक मासूम बच्ची जिसने अपने जन्मदिन के दिन ही अपने सारे रिश्तेदारों को खो दिया था, जो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूएल और दुखी कर देने वाला था। विमन की बात सुनकर रेहान ने फोन रख दिया। इस वक्त रेहान का दिल रोने को कर रहा था, उसका दिल भारी हो गया था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। रेहान को अब समझ आ रहा था कि विमन ने इतनी जल्दी टीना के रिश्तेदारों के बारे में इन्वेस्टिगेट कैसे कर लिया। असल में बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी और जो लोग बच गए थे वह मरने वालों की संख्या से कम थे। इसीलिए टीना के रिश्तेदार के बारे में पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तूफान और बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग रातों रात इस तबाही का शिकार हो गए थे। जब लगभग पूरा शहर सो रहा था, उस वक्त इस तबाही ने इस गांव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था, जिस वजह से बाकी सब लोग सही वक्त पर कोई कदम नहीं उठा पाए थे। और जब तक गांव के आसपास के लोगों को और बाकी सब लोगों को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें ढूंढना बाकी था। पर इतनी तबाही के बीच जो लोग गुम हुए थे, उनके बारे में बाकी सब लोग यही सोच रहे थे कि वे लोग अब लौटकर वापस नहीं आएंगे और शायद वे सब मर चुके हैं। रेहान ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और उसके बाद वापस कॉरिडोर से होते हुए टीना के वार्ड के अंदर जाने लगा। रेहान ने खुद को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और अपने एक्सप्रेशन धीरे धीरे नॉर्मल करने लगा। काफी मेहनत के बाद फाइनली रेहान शांत दिखाई दे रहा था। टीना भले ही कितनी भी समझदार क्यों ना हो, पर फिर भी एक बच्ची ही थी, इसीलिए रेहान के इस अजीब से व्यवहार को ज्यादा समझ नहीं पाए। टीना ने रेहान पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि रेहान के मन में क्या चल रहा है। पर मैगी काफी सालों से रेहान के साथ थी और उसे अच्छे से पता था कि रेहान कब और क्या फील करता है। उसका अचानक से बदला हुआ एक्सप्रेशन मैगी को अच्छे से समझ आ रहा था। पता मैगी ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए रेहान से पूछा। बॉस, मैगी आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही रेहान ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे रोक दिया, जैसे उसे कह रहा हो कि यह बात करने का सही टाइम नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और रेहान तब तक इंतजार करता रहा जब तक टीना को फिर से नींद नहीं आ गई। जैसे ही एक बार टीना सो गई तो वह मैगी को लेकर जुनैद के वार्ड में चला गया। इस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही मोस्ट वीआईपी स्पेशल वार्ड थे जहां पर उन्हीं लोगों को एडमिट किया जाता था जिनका स्टेटस और रुतबा बहुत ज्यादा हाई होता था। भले ही यह वार्ड हॉस्पिटल का था, पर इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था और एक बार तो इस वार्ड को देखकर ऐसा लगता था जैसे यह कोई बहुत बड़ा लग्जरी मेंशन हो। जुनैद जिस वार्ड में रुका हुआ था उसमें अलग से 3 बेडरूम, 2 लिविंग रूम थे। रेहान ने वहां निशा को देखकर एक बार हेलो कहा एंड उसके बाद मैगी को लेकर पास वाले एक पर बैठ गया। रेहान ने खुद को रिलैक्स करते हुए मैगी से कहा, टीना को अडॉप्ट करने वाला मैटर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही मैगी ने यह बात सुनी तो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि वह बेवकूफ नहीं थी और उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि रेहान कुछ तो उससे छुपा रहा है। इसीलिए उसने रेहान को देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहा, बॉस, क्या ऐसा हो सकता? रेहान के बोलने से पहले ही मैगी ने अपने मन में यह अंदाजा लगा लिया था कि जरूर वहां कुछ तो हुआ होगा, और यह बात सोचकर मैगी को दिल ही दिल में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इस वक्त मैगी को ऐसा लग रहा था जैसे टीना के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसके खुद के साथ बचपन में हुआ था। मैगी ने भी बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उसका कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसे अडॉप्ट कर सके, और शायद ऐसी ही बदकिस्मती टीना की भी थी। हालांकि इन दोनों की किस्मत एक मामले में काफी अच्छी थी और बिल्कुल एक जैसी थी, और वह यह थी कि इन दोनों का ही मिलना मित्तल परिवार से हुआ। और टीना की किस्मत इस मामले में मैगी से भी अच्छी थी, क्योंकि मैगी मित्तल परिवार के जिस इंसान से मिली थी वो रेहान से बहुत ज्यादा अलग था। पर टीना की किस्मत अच्छी थी कि उसे अनाथ होने के बाद और मित्तल परिवार के अपनाने के बाद मैगी की तरह इतनी मुश्किल और कड़ी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। मैगी ने ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सहा था जिसे शायद शब्दों में कह पाना मुश्किल था। ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद मैगी को यह सब सफर नहीं करना पड़ा था और उसकी इतनी सालों की मेहनत भी खराब नहीं गई थी, क्योंकि मैगी को बॉस के तौर पर रेहान मिला था। रेहान मित्तल परिवार के बाकी लोगों की तरह नहीं था, उसके दिल में
सबके लिए प्यार और इज्जत थी। इसीलिए रेहान को अपना बॉस पाकर मैगी हर दिन खुश रहती थी। हालांकि उसने कभी भी अपनी खुशी को जाहिर नहीं किया था। यही सब बातें मैगी के दिमाग में चल रही थी कि तभी कुछ सोचकर उसने रेहान से कहा, बॉस, इस बच्ची की जिंदगी बहुत ज्यादा दुखों से भरी हुई है। क्या आप सच में इसे अडॉप्ट करके इसका पालन पोषण करना चाहते हैं? मैगी की बात सुनकर रेहान ने हमें अपनी गर्दन हिलाई और फिर कहा, हमने इसे बचाया है, एक नई जिंदगी दी है, तो अब हम इसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर हम लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे, इसका साथ नहीं दे, तो टीना इतनी छोटी सी उम्र में कैसे अपनी जिंदगी जिगी? रेहान बहुत ज्यादा दयालु था और उसे सबकी चिंता रहती थी। हालांकि यह बात अलग है कि दुश्मनों के मामले में रेहान कभी भी कोई दया नहीं दिखाता था। जिस बच्ची को रेहान ने इतनी मुश्किल से बचाया था और जो बच्ची इतने कम टाइम में रेहान के इतने करीब आ गई थी, भला उसे वह कैसे इस हाल में छोड़ सकता था? रेहान का जवाब मिलने के बाद मैगी बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने खुश होते हुए कहा, मैं अभी जाकर टीना को यह सब बताती हूं। मैगी की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर हमें टीना की मर्जी भी जाननी होगी और अगर वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो हम उसे अनाथ आश्रम भेज देंगे। रेहान की बात सुनकर मैगी बहुत एक्साइटेड होकर टीना के वार्ड की तरफ जाने लगी। रेहान ने आज पहली बार मैगी को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखा था। हालांकि मैगी के वहां से जाने के बाद धीरे धीरे रेहान के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह फीकी होती चली गई। असल में रेहान खुद यह नहीं चाहता था कि टीना उनके साथ रहे, पर जब रेहान ने मैगी को इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड देखा तो उसको चाहते हुए भी मैगी के लिए हाँ कहनी पड़ी। रेहान और मैगी का रिश्ता काफी अजीब था। भले ही वे दोनों बॉस और सब ऑर्डिनेंस थे, पर फिर भी रेहान हमेशा मैगी को बहुत इज्जत और सम्मान देता था। इतने सालों में पहली बार मैगी ने रेहान से किसी बात के लिए परमिशन मांगी थी। पहली बार उसने मैगी की आंखों में आंसू और ममता दोनों देखे थे और कहीं ना कहीं रेहान समझ गया था कि मैगी की खुशी टीना के साथ ही है। इसीलिए उसने उसे अडॉप्ट करने के लिए हाँ कह दिया। कुछ दिन बाद टीना अभी भी हॉस्पिटल में ही एडमिट थी और हॉस्पिटल से ही अपना ट्रीटमेंट ले रही थी। हालांकि डॉक्टर्स का कहना था कि टीना बहुत जल्दी ही रिकवर कर रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही टीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। वहीं अगर बात जुनैद की जाए तो उसे भी इस दौरान होश आ गया था। जैसे ही जुनैद ने अपनी आंखें खोली तो उसने सबसे पहला सवाल यही पूछा था कि क्या रेहान और बाकी सब लोगों ने जमीन में दबे उस इंसान को बचा लिया था या नहीं। असल में अभी तक जुनैद को नहीं पता था कि वह इंसान एक 10 साल की बच्ची थी। जुनैद का सवाल सुनकर रेहान और बाकी सब लोग एक बार के लिए थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि जुनैद को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह औरंगाबाद शहर के उसी गांव में है। हालांकि तभी निशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ जुनैद को एक्सप्लेन कर दिया। निशा के बताने के बाद जुनैद को बेहोश होने से पहले की सारी बातें याद आ गईं। निशा ने जुनैद को यह भी बता दिया था कि वह बच्ची अभी उसके वार्ड के अगले वाले वार्ड में ही है और काफी अच्छे से रिकवर कर रही है। तभी कुछ सोचकर जुनैद ने रेहान से हैरान होते हुए पूछा, रेहान, क्या आप सच में उस बच्ची को अडॉप्ट करने के बारे में डिसाइड कर चुके हैं? अरे हाँ, उस बच्ची का नाम क्या था? टीना श्रीवास्तव। जुनैद का सवाल सुनकर रेहान ने उससे कहा, हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उस बच्ची को अडॉप्ट करूंगा। मुझे लगता है कि उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिना रिश्तेदार के यह बच्ची अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगी। हालांकि अगर उसे हमारे साथ नहीं रहना होगा तो हम उसे किसी अच्छे ऑर्फनेज में भेज देंगे। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे कहा, रेहान, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। अगर आपकी जगह में होता तो शायद कभी भी इतना नहीं सोच पाता। अमन की ऐसी बात सुनकर ईशानी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमानी शुरू कर दी। उसने अपने मन में सोचा कि उसका बॉयफ्रेंड सच में किसी काम का नहीं है। अमन की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा एमेरे होते हुए अपने नाक पर हाथ लगाकर कहा, असल में यह आइडिया मेरा नहीं है बल्कि मैगी का है और मैं भी चाहता हूं कि वह टीना को अडॉप्ट करें और उसकी परवरिश करें। आगे चलकर मैगी ही टीना का सारा ध्यान रखेगी, मैं बस उसकी थोड़ी बहुत मदद करूंगा। जैसे ही वहां खड़क का तबार गया, बड़े लोगों ने रेहान की बात सुनी तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी ने भी मैगी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हमेशा टफ रहने वाली और चुप रहने वाली मैगी के मन में किसी बच्ची के लिए
इतनी दया और ममता देखकर जुनैद भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। जुनैद ने हैरान होते हुए कहा, वाओ, अब क्या मैगी अपने जैसा एक से हुआ है। इस वक्त अमन को अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। उसका इस तरह से बिहेव करना रेहान को अंदर ही अंदर अखर रहा था। अमन को इससे परेशान देखकर रेहान ने उससे कहा, अमन प्लीज शांत हो जाओ, तुम अपने आप को इन सब के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो? ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ हो जाएगा। और तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि होश में आने के बाद जुनैद किसी भी बात के लिए तुम्हें दोषी ठहराए। सो रिलैक्स। रेहान के दिलासा देने पर अमन थोड़ा सा शांत हो गया था और उसका गिल भी अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। रेहान ने जब देखा कि उसकी कही हुई बातें अमन को थोड़ा रिलैक्स कर रही है, तो वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, मैं एक बार जाकर उस छोटी बच्ची को देख लेता हूं। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे कहा, ठीक है रेहान, आप चले जाइए। अमन की बात सुनकर मैगी और रेहान आईसीयू में एडमिट उस बच्ची को देखने के लिए चले गए। इस वक्त उन लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं था, इसलिए यह दोनों सिर्फ बाहर बनी हुई छोटी सी ऑब्जर्वेशन विंडो से उस बच्ची को देख सकते थे। कुछ देर तक उस बच्ची को देखने के बाद रेहान अपने पास से गुजरते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, अब उस बच्ची की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर, जिसने मास्क पहना हुआ था, उसने अपना मास्क नीचे किया और रेहान को बताया, उस बच्ची की एक्सटर्नल इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है। हालांकि उसका सिर किसी भारी चीज से टकराया था और उसे काफी ज्यादा इन्फेक्शन भी हो गया है। बहुत ज्यादा देर तक ऑक्सीजन की कमी में रहने की वजह से इस बच्ची का ब्रेन भी थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। जैसे ही रेहान ने ब्रेन डैमेज वाली बात सुनी तो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या कहा? ब्रेन डैमेज, अब उसकी हालत कैसी है? क्या वो बहुत ज्यादा सीरियस है? रेहान का सवाल सुनकर डॉक्टर ने कहा, फिलहाल कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बच्ची को ठीक करने के लिए हम जो भी कोशिश कर सकते थे, हमने वह सारी कोशिशें कर ली हैं। अब उस बच्ची के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस थानास्तान है, किस तरह से रिकवर करती है। मिस्टर रेहान, जितना मुझे पता है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि होश में आने के बाद इस बच्ची को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है और इसकी थोड़ी बहुत मेमोरी जा सकती है। अपनी बात कहकर वह डॉक्टर तो वहां से चला गया, पर रेहान अभी भी टेंशन में लग रहा था। उसने बहुत ज्यादा परेशान होते हुए उस बच्ची की तरफ देखा जो इस वक्त आईसीयू के हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। यह बच्ची किसी ऑर्डिनरी बच्ची से बहुत ही ज्यादा पतली थी और इस वक्त उसका यह छोटा सा शरीर बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट और सर्किट से भरा हुआ था। इतनी सी बच्ची को इस हालत में देखकर कोई भी इंसान दुखी हो सकता था। तभी रेहान ने बहुत ही धीमी आवाज में मैगी से पूछा, मैगी, तुम्हें क्या लगता है, इस बच्ची की मेमोरी लॉस होना अच्छी बात हो या बुरी बात होगी? रेहान ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 10 साल से भी कम है, उसके लिए इतने भयंकर डिजास्टर में अपने पेरेंट्स को खो देना बहुत ही मुश्किल और दुखी कर देने वाली बात होगी। ऐसे में अगर इस बच्ची को यह बात याद नहीं रहती है कि ऐसा भी कोई डिजास्टर हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे, तो हो सकता है कि यह बच्ची जल्दी ठीक हो जाए और उसकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाए। वैसे भी इतनी छोटी सी बच्ची के लिए हर वक्त दुखी रहना और अपने आप को बेबस महसूस करने से तो अच्छा था कि वह बच्ची अपना बचपन अच्छे से जिए और इन सब बातों से अनजान रहे। 10 साल की उम्र के बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरता हुआ देखना उन बच्चों के लिए जिंदगी भर का सदमा बन जाता है। ऐसे में रेहान को लगता था कि इस बच्ची का इन सब से दूर रहना ही ज्यादा सही होगा। रेहान काफी देर तक इंतजार करता रहा, पर मैगी का कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर रेहान ने जैसे ही अपना सिर उसे देखने के लिए पीछे की तरफ घुमाया तो वह एकदम हैरान रह गया। इस वक्त मैगी की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे और वह रो रही थी। रेहान ने आज तक कभी भी मैगी को इतना कमजोर नहीं देखा था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जो लड़की अपने एक हाथ से किसी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा तोड़ सकती है, जो लड़की इतनी छोटी सी जगह में भी लकड़ी का वह भारी भरकम दरवाजा तोड़कर उस बच्ची को बाहर लेकर आ सकती है, और जो लड़की हर वक्त रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर घूमती थी, आज उसकी आंखों में आंसू देखकर रेहान अंदर तक बेचैन हो गया था। उसे हमेशा लगता था कि मैगी को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, और चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैगी हमेशा शांत और एक जैसी रहती है। रेहान ने मैगी को ध्यान से देखा
और उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे पता चला कि मैगी उस छोटी बच्ची को देखकर रो रही है। इस वक्त मैगी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मैगी असल में रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्ची को देखकर मैगी को रोना क्यों आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि छोटी सी बच्ची का इतना भयानक और खतरनाक एक्सपीरियंस देखकर मैगी को उससे सिंपैथी हो रही हो। जैसे ही मैगी ने रेहान के मुंह से अपना नाम सुना तो वह एक बार के लिए हैरान रह गई और फिर रेहान से बोली, हम क्या हुआ बॉस? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं रेहान के इशारे से कहने पर मैगी ने अपनी आंखों के पास कंफ्यूज होते हुए हाथ रखा और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक रो रही थी। इस वक्त मैगी की उंगली पर अपने ही ओ की एक बड़ी सी बूंद रखी हुई थी, जिसे देखकर मैगी को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरान होते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता है क्यों, शायद उस बच्ची की ऐसी हालत देखकर मुझे एक अलग ही बेचैनी होने लगी और पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। रेहान ने कुछ पल के लिए मैगी को ध्यान से देखा और उसके बाद बिना उसे कुछ कहे अपना चेहरा वापस सामने की तरफ कर लिया। रेहान को शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि मैगी की आंखों में अचानक से आंसू क्यों आ गए थे, क्योंकि शायद उस बच्ची के साथ इस वक्त जो हुआ वह बहुत साल पहले मैगी के साथ भी हो चुका था। असल में मित्तल परिवार के लिए काम करने वाले ज्यादातर बॉडीगार्ड अनाथ हुआ करते थे। बचपन में किसी न किसी कारण से इनके माँ बाप इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और उसके बाद मित्तल परिवार इन्हें अपने साथ ले आता था। इन लोगों को मित्तल परिवार के साथ वफादारी सिखाई जाती थी और साथ ही साथ हर एक काम में माहिर किया जाता था। इसी ज्ञान और वफादारी के साथ यह लोग बड़े होते थे और बड़े होकर मैगी की तरह ही मित्तल परिवार के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। मैगी के पास्ट के बारे में कभी भी रेहान को कुछ भी नहीं बताया गया था और ना ही रेहान ने खुद कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की थी, पर मित्तल परिवार का बेटा होने की वजह से रेहान को इतना अंदाजा तो था कि यह सारे बॉडीगार्ड्स जो हर वक्त उनकी सेवा के लिए हाजिर रहते थे, इन्हें कैसे ट्रेन किया जाता था और कहां से लाया जाता था। जब चौहान अंकल ने मैगी को रेहान के बॉडीगार्ड के तौर पर चुना था तो उसी वक्त रेहान को मैगी के बारे में सारी जरूरी जानकारियां दे दी गई थी। एक बार में सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद रेहान ने वह सारी इंफॉर्मेशन जला दी थी, क्योंकि मैगी का अतीत इस छोटी बच्ची की अभी की कंडीशन से भी 10 गुना ज्यादा डरावना और खतरनाक था। उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद रेहान को मैगी पर दया भी आ रही थी और उसकी किस्मत पर गुस्सा भी। पर सब जानते हुए भी रेहान उन पुरानी बातों को फिर से छेड़ना नहीं चाहता था। आज फिर उस छोटी बच्ची की वजह से मैगी अपने दिल में छुपे उस दर्द से एक बार फिर से गुजर रही थी कि रेहान ने जब मैगी की हालत देखी तो उसने डिसाइड किया कि वह अब इस टॉपिक को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा ताकि मैगी और ज्यादा परेशान ना हो। कुछ देर तक आईसीयू में उस बच्ची के पास बैठे रहने के बाद रेहान मैगी को लेकर जुनैद के ऑपरेशन थिएटर की तरफ उसे देखने के लिए जाने लगा। रास्ते में मैगी, जो अभी तक पूरे रास्ते एकदम चुप थी, उसने अचानक रेहान से पूछा, बॉस, जब उस बच्ची को होश आ जाएगा तो उसके बाद उस बच्ची का क्या करना है? यह सवाल सुनकर रेहान 1 मिनट के लिए एकदम हैरान रह गया और उसके बाद कुछ सोचकर बोला, मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। मुझे सबसे पहले बस इसे बचाने की जल्दी थी, इसलिए बाकी चीजों के बारे में मैं सोच ही नहीं पाया। इस बच्ची को रेस्क्यू किए हुए अभी तक सिर्फ आधा दिन हुआ था और इस आधे दिन में रेहान और बाकी सब लोग बस इस बच्ची को और जुनैद को हॉस्पिटल पहुंचाने की जल्दी में थे। इसलिए रेहान का खुद का ध्यान भी इस बात पर बिल्कुल नहीं गया कि जब यह बच्ची होश में आ जाएगी तो इसे कहां रखा जाएगा और कैसे इसकी देखभाल की जाएगी। इस बच्ची के पेरेंट्स उस डिजास्टर में मारे जा चुके थे और रेहान नहीं जानता था कि इस बच्ची का कोई और रिश्तेदार है या नहीं। अगर कोई रिश्तेदार नहीं निकला तो शायद यह बच्ची अनाथ हो जाएगी और इसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं रहेगा। यह सारी बातें सोचकर रेहान ने मैगी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हमें क्या करना चाहिए? रेहान का सवाल सुनकर मैगी एक गहरी लंबी सोच में चली गई और उसके बाद थोड़ा झकते हुए बोली, अगर इस बच्ची का कोई और रिश्तेदार नहीं हुआ तो क्या बॉस, आप मुझे इस बच्ची का ख्याल रखने देंगे? जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो वह एकदम दंग रह गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैगी की सोच इस तरह की भी हो सकती है। हमेशा एक्सप्रेशनलेस चेहरा रखने वाली मैगी के अंदर इतनी ममता हो सकती है।
मैगी की बात सुनकर रेहान काफी देर तक कुछ सोचता रहा और उसके बाद उसने मैगी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैगी एकदम हैरान रह गई। रेहान ने जब मैगी से पूछा कि क्या उसके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो मैगी ने रेहान से कहा कि अगर इस बच्ची का कोई भी रिश्तेदार नहीं निकला तो वह खुद इस बच्ची को अपने पास रखेगी। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा सख्त दिखने वाली मैगी के अंदर भी इतनी ममता छुपी होगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, अगर तुम इस बच्ची को पालना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है और बच्चों को कैसे पाला जाता है इसका तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। थिंक अच्छा ये रहेगा कि हम दोनों मिलकर इस बच्ची को बड़ा करें। जैसे ही मैगी ने रेहान की कही बात सुनी तो उसका चेहरा अगले ही पल शर्म से हल्का गुलाबी हो गया। तभी अचानक से रेहान को भी रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी मैगी से क्या कह दिया है। मैगी को शर्माता हुआ देखकर रेहान भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए अपनी नाक को स्क्रैच करने लगा। इसी तरह बातें करते हुए जब ये दोनों जुनैद के ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे तो इन्हें किसी के जोर जोर से बहस करने की आवाज आने लगी। जैसे जैसे वे और ज्यादा पास जाते गए बहस करने की आवाज और तेज होती गई। आवाज सुनकर मैगी और रेहान दोनों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। इस वक्त इन दोनों के मन में एक ही जैसे ख्याल आ रहे थे कि कुछ तो यहां पर हुआ है, क्योंकि अमन की वजह से जुनैद को जो ऑपरेशन थिएटर इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाया गया था और कोई नॉर्मल टी नहीं था बल्कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नॉर्मली जब भी कोई ऑर्डिनरी इंसान हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी के लिए आता था तो उन लोगों को हॉस्पिटल के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट जाता था, और इस वक्त जुनैद के लिए जो ऑपरेशन थिएटर प्रोवाइड करवाया गया था वह बाकी लोगों के लिए ओपन नहीं था। यहां पर सिर्फ सुपर हाई क्लास लोग ही एडमिट हो सकते थे। जैसे कि इस वक्त अमन गुप्ता परिवार का बेटा होने के नाते जुनैद को यहां लेकर आया था, इसलिए तुरंत पूरा हॉस्पिटल उनकी सेवा में हाजिर हो गया था। और फिर जुनैद भी तो खान परिवार का बेटा था, इसलिए कोई भी अमन और जुनैद को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता था। सामने चल रही बहस को सुनकर रेहान को इतना समझ आ गया था कि यह दुनिया जितनी अच्छी बातें करती है उतनी अच्छी है नहीं। यहां कोई भी रियलिस्टिक नहीं है, चाहे कितनी भी बराबरी की बातें कर ली जाए, पर अमीर को जो फैसिलिटी मिलती थी वह आम लोगों के लिए नहीं थी। इस वक्त अगर आपको इतने वीआईपी एरिया में ऑर्डिनरी लोगों की लाइन लगी हुई दिखे तो समझ जाना चाहिए कि हालात कुछ ठीक नहीं है। और कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त जुनैद के ऑपरेशन थिएटर का था, जहां पर अनजान लोग भरे हुए थे। हालांकि इन सब के बीच रेहान को बस इतना समझ आ रहा था कि यहां कुछ ना कुछ हुआ है। रेहान को पता था कि जुनैद की सर्जरी अभी भी चल रही है, इसीलिए रेहान और मैगी घबराते हुए भागकर उस ऑपरेशन थिएटर में गए। उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं जुनैद को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे ही रेहान और मैगी ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो वहां कोन में उन्हें एक यंग मैन खड़ा हुआ दिखा जो काफी लग्जरी कपड़े पहने हुए थे, और साथ में वहां पर अमन भी था जो कुछ सब बदन से तेज आवाज में बात कर रहा था। तभी कान पर खड़ा वो हैंडसम सा लड़का थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैं अब भी और इसी वजह सर्जन विश्नोई से मिलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वह मेरे दादाजी की सर्जरी करे। मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। इस लड़के की बात सुनकर अमन ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी बेवकूफ आदमी, मेरा दोस्त अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है और उसकी सर्जरी चल रही है और तुम्हें अपने दादाजी की पड़ी है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम ऑपरेशन खत्म होने से पहले सर्जन विश्नोई से बात करके उन्हें अपने साथ ले जा सको? अमन की धमकी सुनकर उस लड़के ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? तुम सभी लोग अभी इसी वक्त अंदर जाओ और डॉक्टर विश्नोई को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। इतना कहकर उस लड़के ने अपने साथ आए हुए सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे दिया। भला ये सारी बातें देखकर रेहान कैसे किसी को भी जुनैद की सर्जरी में मुश्किलें खड़ी करने दे सकता था? रेहान ने तुरंत तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मैं भी देखना चाहता हूं यहां किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे दोस्त की सर्जरी को बीच में रोक सके। जैसे ही रेहान ने चिल्लाकर अपनी बात कही तो वहां खड़े बाकी सब लोग एक बार के लिए हैरान रह गए। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अमन के साथ यहां पर कोई और भी मौजूद होगा जो उसकी मदद करेगा। रेहान की आवाज सुनकर लग्जरी कपड़े पहने वो लड़का अपनी आंखों की बहों को उचका हुए बोला, अब तुम कौन हो? उस लड़के की बात सुनकर रेहान ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे ही सामने खड़े लड़के ने यह बात सुनी तो एकदम से हैरान रह गया।
तभी उस लड़के के साथ आए एक सबॉर्डिनेट ने गुस्से से चिल्लाते हुए रेहान से कहा, ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस से ऐसे बात करने की। और इतना कहकर वह सबॉर्डिनेट गुस्से से अपना एक पैर पीछे लेकर तेज दौड़ता हुआ रेहान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। जब रेहान ने देखा कि वह आदमी उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा है, तब भी रेहान ने अपना एक कदम भी पीछे नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड मैगी उसके बगल में खड़ी है। इसलिए जैसे ही वह सबॉर्डिनेट रेहान को मारने के लिए उसके पास आया, तो मैगी जो रेहान के पीछे खड़ी थी तुरंत एक्शन मोड में आ गई और जोर से एक आवाज आकर उस आदमी को मारी, जिससे वह आदमी सीधे उछलते हुए ऊपर सीलिंग फॉल से जाकर टकराया। यह नजारा देखकर वहां खड़े सभी लोग एकदम हैरान रह गए, सिवाय रेहान और अमन के। और इसके बाद उस लड़के के साथ आए हुए बाकी सबधन ने रेहान की तरफ देखने की तो हिम्मत भी नहीं की। रेहान का एटीट्यूड और टेम्पर यूजुअली हमेशा अच्छा रहता था और वह कभी भी किसी को भी परेशान करने के बारे में या उनसे लड़ने के बारे में नहीं सोचता था। पर आज बात कुछ और थी। इस सबॉर्डिनेट ने आज रेहान पर हमला करने की कोशिश की थी। ऐसे में रेहान कैसे इस आदमी को इतनी आसानी से जाने दे सकता था? क्या सच में यह लड़का सिर्फ अपने मतलब के लिए एक अंडरगोइंग सर्जरी को रोक सकता था? अगर रियल फैक्ट को साइड में रख दे तो भी साफ साफ पता चल रहा था कि इस आदमी में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं थी। इसे सिर्फ अपने दादाजी की पड़ी थी। जबकि इस लड़के की इस हरकत की वजह से जुनैद की जान को खतरा हो सकता था। यही सब सोचकर रेहान ने उस लड़के से बातचीत करने के बजाय सीधे उसे धमकी दे दी थी। रेहान ने पहले ही उस लड़के की बात सुन ली थी कि उसके दादाजी की तबीयत खराब है और वह यहां पर सर्जन विश्नोई को लेने के लिए आया है। रेहान का यह सोचना था कि इलाज का अधिकार सबको है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वह एक इंसान को बीच में अधमरा छोड़कर अपने मतलब के लिए ऊटी में से सर्जन को ले जाए। और जो बात रेहान को सबसे ज्यादा बुरी लग रही थी वो यह थी कि इस लड़के में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। जब यह लड़का अच्छे से जानता था कि पहले ही किसी का ऑपरेशन चल रहा है, पर फिर भी वह ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर सर्जन को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस यंग लड़के ने गुस्से से रेहान से कहा, अगर तुम वापस बीच में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले ही सर्जन विश्नोई को सर्जरी रोकने और मेरे साथ चलने के लिए कह दिया है। अब मैं भी देखता हूं कि किस्म इतनी हिम्मत है जो मुझे सर्जन विश्नोई को अपने साथ ले जाने से रोक सके। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो उसके बाद तुम लोगों के साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। इस लड़के की धमकी सुनकर रेहान ने इस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सर्जन विश्नोई से मिलना है, मिलो, उन्हें ढूंढना है, ढूंढो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। और तुम्हें सर्जरी पूरी होने तक का इंतजार करना होगा, वरना मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर अभी भी तुमने सर्जरी रोकने की कोशिश की तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। रेहान की धमकी सुनकर उस लड़के ने रेहान से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम आगे भी अपने इसी एटीट्यूड के साथ मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहोगे। मेरा नाम याद रखना, मैं रुद्र रॉय हूं। इतना कहकर रुद्र ने कुछ देर के लिए रेहान को अपनी जलती हुई आंखों से घूरा और उसके बाद अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। रुद्र के वहां से जाने के बाद रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह इंसान तो बहुत ही ज्यादा घटिया है कौन ये, और इसकी हिम्मत कैसे हुई? यहां आकर परेशानी खड़ी करने की रेहान की बात सुनकर अमन उसके पास आया और उससे बोला, रेहान, अभी अभी जो लड़का यहां से गया है वह कोई आम लड़का नहीं है, यह रॉय परिवार का बेटा है। वही रॉय परिवार जो इस पूरे देश पर अपनी ताकत के लिए मशहूर है। यह इस देश के 4 बड़े परिवारों में से एक परिवार से हैं। शुरू में अमन को भी नहीं पता था कि यह लड़का कौन है, पर जाते जाते जब उस लड़के ने अपना नाम बताया तब जाकर अमन को इसकी असली पहचान का पता चला। देश पर राज करने वाले 4 सबसे पावरफुल फैमिली में से एक होने के कारण इस लड़के का इतना घमंडी होना तो बनता था। हालांकि इस लड़के को यह नहीं पता था कि जिससे उसने अभी अभी पंगा लिया है वह भी कोई आम लोग नहीं है। रेहान और अमन को रॉय परिवार से बिल्कुल डर नहीं लगता है। कुछ टाइम पहले इस देश के एक और पावरफुल परिवार के बेटे ने रेहान से पंगा लेने की कोशिश की थी। शिवम मेहरा, जिसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा गुरूर था, उसके सारे आदमियों को रेहान ने अपने आइलैंड पर या तो मरवा दिया था या फिर बंदी बना लिया हुए था। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपने उसी एटीट्यूड में कहा,
यह 4 बड़े परिवारों में से एक है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह बाकी लोगों को इंसान समझना ही बंद कर दे। इससे अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रुक कर उसके वापस आने का इंतजार कर सकता हूं। हो सकता है अभी भी उसकी अकड़ कम ना हुई हो और वह फिर से कोई नया तमाशा दिखाने यहां आ जाए। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे कहा, हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। रेहान, जुनैद की सर्जरी अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम किसी को भी फिर से इस ऑपरेशन में दखल नहीं देने दे सकते हैं। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल करें। मैं अभी जरूरी इंतजाम कर देता हूं। इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से माइब से फोन निकाला और किसी को फोन मिला दिया। इस वक्त रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर विमन पूरे आइलैंड की पेट्रोलिंग का काम संभाल रहा था और साथ ही साथ डायरेक्टर नवीन की मूवी में एक्टर के तौर पर काम भी कर रहा था। तभी उसके पास रेहान का कॉल आया। रेहान और बाकी सब लोग कुछ दिनों के लिए जुनैद के पापा की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए औरंगाबाद गए हुए थे। इसीलिए विमन और बाकी सब लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा था। और फिर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर भी कोई खास अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। इस वक्त इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें दुनिया से अलग करके इस आइलैंड पर रहने के लिए छोड़ दिया हो। इसीलिए इन लोगों को औरंगाबाद में आई हुई डिजास्टर के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि ना ही तो यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल था और ना ही टेलीविजन और विमन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को यह भी नहीं पता था कि रेहान और बाकी सब लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और अपनी जान को खतरे में डाला है। अब अचानक से अपने फोन पर रेहान का कॉल आता हुआ देखकर विमन ने अपने मन में सोचा कि जरूर रेहान और बाकी सब लोग वापस आयज आ गए होंगे और जरूर रेहान को इस वक्त उसकी मदद की जरूरत होगी। यही सोचकर विमन ने अपना फोन उठाया और रेहान से कहा, बॉस, आप लोग वापस यजू आ गए। तभी रेहान ने उससे कहा, हाँ, मैं इस वक्त यजू के हॉस्पिटल की 3rd बिल्डिंग में हूं। तुरंत कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ लेकर इस पूरी बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले लो और यहां का चार्ज संभालो। एक मक्खी भी मेरी इजाजत के बिना अंदर नहीं आनी चाहिए। क्या होगा? अब क्या सच में रुद्र अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए वापस हॉस्पिटल में आएगा? जैसे ही विमन ने रेहान का फोन उठाया और उससे पूछा तो रेहान ने उसे कहा कि वह तुरंत अपने कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर यजू के हॉस्पिटल की 3री बिल्डिंग पर आ जाए और पूरी बिल्डिंग का चार्ज संभाले बिना बना उसकी इजाजत के एक पंछी भी यहां पर नहीं आना चाहिए। रेहान की बात सुनकर विमन एकदम शॉक्ड हो गया। उसने हैरान होते हुए पूछा, यजू हॉस्पिटल? बॉस, आप? विमन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रेहान ने उससे कहा, नहीं, मुझे नहीं, जुनैद को चोट आई है। अभी और ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी करो और जल्द से जल्द यहां पहुंचो। एक काम करो, कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को हेलीकॉप्टर के थ्रू पहले यहां भेज दो और बाकी सब बोट लेकर आ जाओ। रेहान का इंस्ट्रक्शन मिलते ही विन ने कहा, ओके बॉस, हम तुरंत वहां पहुंचते हैं। इतना कहकर विमन ने तुरंत फोन रख दिया और अपने सारे साथियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जब रेहान ने अपना फोन रखा तो अमन ने रेहान से कहा, रेहान, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी यह अपना शहर है, ना कि उन 4 बड़े परिवारों का दिल्ली शहर। अमन की बात सुनकर रेहान ने कहा, मैं यह सब कुछ उन लोगों से डर कर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अब किसी भी हाल में जुनैद की सर्जरी ना की और कोई भी राशगैरा आकर उसकी सर्जरी रोकने की कोशिश ना करे। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस दौरान कोई भी नई मुसीबत हमारे गले ना पड़े। रेहान की बात सुनकर अमन ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। मैं एक काम करता हूं रेहान, मैं भी अपने कुछ लोगों को यहां बुला लेता हूं। इतना कहकर अमन साइड में जाकर किसी को फोन करने लगा। अपने ही शहर में होने की वजह से अमन के लिए लोगों को इकट्ठा करना ज्यादा आसान था और वह कम टाइम में रेहान से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता था। हालांकि जल्दी ही विमन हेलीकॉप्टर से उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर पहुंच गया था। काफी कम टाइम में विमन बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर यहां आ गया था। असल में रेहान ने उसे जल्दी आने के लिए कहा था, इसीलिए विमन अपने साथ हेलीकॉप्टर के थ्रू सिर्फ 60 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आया था। हालांकि उन सभी के पास इस वक्त हथियार थे। रेहान से मिलकर विमान ने उससे कहा, बॉस, मैं कुछ लोगों को अपने साथ ले आया हूं और बाकी सब लोग जल्दी ही यहां पहुंच जाएं। विमन की बात सुनकर रेहान ने हमें अपनी गर्दनें हिलाई और उन लोगों को ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा करते हुए कहा,
उस ऑपरेशन थिएटर में जुनैद की सर्जरी चल रही है। मुझे लगता है कि इस सर्जरी को पूरा होने में अभी टाइम लगने वाला है। तुम लोगों को यह ध्यान रखना है कि कोई भी इस सर्जरी में अंदर जाकर सर्जन को डिस्टर्ब ना करे। रेहान की बात सुनकर विमन ने तुरंत कहा, मैं समझ गया बॉस, ऐसा ही होगा। अभी तक रेहान ने अपने लोगों को यहां बुला लिया था और वहीं दूसरी तरफ रुद्र, जो कुछ देर पहले ही यहां से गया था, वो भी अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा था। इनफैक्ट रुद्र कहीं और नहीं गया था, बल्कि हॉस्पिटल के बगल में ही जो होटल था वहां रुका हुआ था। असल में रुद्र उस सर्जरी को बीच में रोकने के लिए इसलिए जा रहा था क्योंकि उसके दादाजी को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। रुद्र के दादाजी की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और उनकी बीमारी भी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी। वैसे तो दिल्ली में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी थी, पर जो मेडिकल सर्जन उसके दादाजी का इलाज कर रहे थे, उन्हें सर्जरी करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इसलिए यह लोग चाहते थे कि उनके पास एक सीनियर सर्जन हो। रुद्र को सर्जन वगैरह के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उसने उस मेडिकल टीम से पूछा कि कौन सा सर्जन बेस्ट रहेगा। उस वक्त कुछ डॉक्टर्स ने बताया था कि सर्जन विश्नोई इस दुनिया के बेस्ट सर्जन हैं। अगर वे चीफ सर्जन बनकर इन लोगों को गाइड करते हैं तो डेफिनेटली यह सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। इसीलिए जैसे ही रुद्र को सर्जन विश्नोई के बारे में पता चला, वह तुरंत उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कहीं से पता चला कि सर विश्नोई इस वक्त इंटरनेशनल मेडिकल एक्सचेंज मीट के लिए यजू आए हुए हैं। और इतना पता चलते ही रुद्र डायरेक्ट अपनी प्राइवेट प्लेन लेकर सीधे यहां आ गया। यहां आने के बाद रुद्र को पता चला कि सर्जन विश्नोई पहले से ही किसी ऑपरेशन में लगे हुए हैं और जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए यहां आते ही उसे अपने दादाजी की इतनी चिंता हो रही थी कि वह बीच ऑपरेशन में से सर्जन विश्नोई को ले जाने के लिए जाने लगा। हालांकि जैसे ही रुद्र ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगा तो अमन और रेहान ने उसे वहीं रोक लिया। यहां आते वक्त रुद्र अपने साथ 5 बॉडीगार्ड लेकर आया था। हालांकि यह पांचों मिलकर भी मैगी का मुकाबला नहीं कर सकते थे और इस बात का एहसास रुद्र को तभी हो गया था जब मैगी की एकक से रुद्र का बॉडीगार्ड ऊपर की दीवार से जाकर टकराया था। यहां का नजारा देखकर एक बार तो रुद्र भी बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वह सिर्फ एक खोखली धमकी देकर तुरंत यहां से चला गया था। आप आज थे। रुद्र जानता था कि अगर उसे बिना कोई नुकसान उठाए सर्जन विश्नोई को यहां से लेकर जाना है तो उसके लिए उसे और ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। सिर्फ अपने 5 आदमियों के साथ रुद्र सर्जन विश्नोई को यहां से नहीं ले जा सकता था और फिर उस वक्त रेहान का गुस्सा भी काफी ज्यादा हाई था। इसलिए रुद्र सबसे पहले अपनी सेफ्टी चाहता था। और रही बात सर्जन विश्नोई की, तो भले ही सर्जन विश्नोई पूरी दुनिया में एक फेमस सर्जन थे, पर थे तो एक सर्जन ही वे, भला रुद्र से दुश्मनी मोल कैसे ले सकते थे। अगर रुद्र उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता था तो उन्हें हर हाल में रुद्र के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे उनका मन हो या ना हो। वैसे तो यजू रुद्र का अपना शहर नहीं था और ना ही यहां पर उसका राज चलता था। यहां पर रुद्र के साथ उसके ज्यादा सबधन भी नहीं आए थे। हालांकि रुद्र अमीर परिवार से था, इसलिए वह जानता था कि जैसे ही वह पैसे फेंके तो लोग खुद उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस बात के लिए तो रुद्र को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वह इस तरह के लोगों को कहां से लाएगा। होटल पहुंचने के बाद रुद्र ने तुरंत इस शहर के लोकल गुंडों को फोन लगाया और उन लोगों को सारी कंडीशन बता दी। साथ ही साथ उन लोगों को इतने पैसे ऑफर किए कि कोई भी मना नहीं कर पाया। बहुत ही कम टाइम में रुद्र ने 100 से भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था। तभी एक लोकल गुंडे के सरदार ने रुद्र से कहा, बॉस, मैं अपने साथ जितने भी लोगों को लेकर आया हूं, ये सब लोग अभी नए नए इस शहर में आए हैं और पैसों के लिए यह किसी से भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। आप इन लोगों को जो भी काम कहेंगे यह तुरंत उस काम को कर देंगे। आदमी की बात सुनकर रुद्र ने अपने सामने खड़े उन 100 से भी ज्यादा लोगों को देखा जिनके चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। उन लोगों को देखने के बाद रुद्र ने सेटिस्फाई होकर अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। इतना कहकर रुद्र ने उस सरदार को पैसों की कुछ गदिया दे दी। एक साथ इतने सारे पैसों को देखकर वह सरदार बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र उन्हें इतने ज्यादा पैसे देगा।
इन पैसों को देखकर वो सरदार बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगा और हंसते हुए उन पैसों की गड्डियां को अपने हाथ में समेट हुए। उसने रूद से कहा, बॉस, आप वाकई बहुत दिलदार हैं। आपने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अगर अब आप मुझे मेरी खुद की जान भी देने को कहेंगे तो मैं चुपचाप दे दूंगा। उस सरदार की बात सुनकर रूद ने उन पैसों की गड्डियां को वापस उसके हाथों से लेते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? रूद की बात सुनकर एक बार के लिए तो वो सरदार एकदम दंग रह गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए रूद से कहा, बस आप चिंता मत कीजिए, आपने जो काम दिया है वह हो जाएगा। इन सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया है और अब उसे बचाने के लिए यह सीधा यहां से हॉस्पिटल जा रहे हैं। उस आदमी को मारकर ही ये लोग वापस आएंगे। उस सरदार की बात सुनकर रूद ने हंसते हुए उससे कहा, यह तो अच्छी बात है, पर जब तुम लोग अपना काम करके आ जाओगे तो मुझसे ये पैसे भी ले जाना, तब तक ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे। पर अगर तुम लोगों ने ठीक से अपना काम नहीं किया तो याद रखना, ये पैसे तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे और तुम्हारी जो जिंदगी है वह भी मैं तुमसे छीन लूंगा। ये बात समझ में। रुद्र की यह धमकी सुनकर उन गुंडों के सरदार ने तुरंत रुद्र से वादा करते हुए कहा, मैं जानता हूं, बस अब आप चिंता मत कीजिए, आपने हमें जो काम दिया है उसे हम पूरा करके ही लौटेंगे। इस अनजान शहर में गुंडों के सरदार को ढूंढना और उसके लिए 100 से भी ज्यादा गुंडों को इकट्ठा करने में काफी टाइम लग गया था। रुद्र रॉय पहले से ही अमन को पहचान गया था। वह जानता था कि अमन गुप्ता परिवार का बेटा है जिसका राज इस पूरे शहर पर चलता है। इसलिए रुद्र किसी भी हाल में अमन से हार नहीं मान सकता था। काफी सालों से यहां अमन का राज चल रहा था, इसलिए अमन के खिलाफ जाने वाले शख्स को इस अनजान शहर में ढूंढना वाकई रुद्र के लिए बहुत चैलेंजिंग काम था। इसलिए रुद्र ने ऐसे लोगों को चुना जो अभी अभी यजू आए थे और जिन्हें अमन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था। ऐसे लोग इस वक्त जोश में आकर पैसों के लिए किसी से भी मुकाबला कर सकते थे। और रही बात रेहान की, तो रूद को रेहान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। हालांकि रेहान की पर्सनैलिटी को देखकर रुद्र ने उसे कुछ खास सीरियसली नहीं लिया था। अगर एक दफा रुद्र रेहान के बारे में सोचे भी तो उसे रेहान अमन के स्टेटस जितना ही लग रहा था। खैर, यहीं पर आकर रूद ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिलहाल रूद ने इतने सारे लोगों को इकट्ठा इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे अमन से बदला लेना था, बल्कि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सर्जन विश्नोई को अपने साथ यहां से लेकर जाने की थी। और वह सिर्फ इतना चाहता था कि कोई भी उसके बीच में ना आए। वहां आए हुए उन सभी लोकल गुंडों को कमांड देने के बाद रुद्र उन सबको अपने साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। इस वक्त रुद्र को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उसे लग रहा था कि वह सर्जन विश्नोई को अपने साथ लेकर आ ही जाएगा। रुद्र के लिए उसके दादाजी की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी थी, भले ही इस वजह से कितने भी लोग क्यों ना मर जाए। रूप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सर्जरी के बीच में रुक जाने से उस पेशेंट की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उसे अपनों के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भी अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स अभी रास्ते में ही थे। इसीलिए हॉस्पिटल थोड़ा खाली खाली लग रहा था। और अमन ने अपने जिन सबऑर्डिनेट्स को बुलाया था वह भी अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे। वही विमन के साथ जो 7 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे, वे सभी फिलहाल ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर सिक्योरिटी दे रहे थे। सिक्योरिटी देते वक्त विमन की नजर अचानक से खिड़की की तरफ गई, जहां से उसे 100 से भी ज्यादा अनजान लोग एक साथ उसी की तरफ आते हुए दिख रहे थे। इतने सारे लोगों को देखकर विमन ने हैरान होते हुए रेहान की तरफ देखकर उससे पूछा, बॉस, ये लोग? विमन इतना ही कह पाया था कि तभी रेहान ने उससे कहा, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये लोग यहां पर सर्जरी को रोकने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों को इन सभी गुंडों को बाहर ही रोकना होगा। और ध्यान रहे, किसी भी हाल में जुनैद की सर्जरी नहीं रुकनी चाहिए। इस वक्त रेहान काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था और विमन भी समझ गया था कि टेंशन बहुत बड़ी है। इसलिए उसने बिना कोई और सवाल किए तुरंत अपने बॉस का ऑर्डर माना और जवाब में रेहान से कहा, मैं समझ गया बॉस, आप चिंता ना करें। इतना कहकर विमन अपने कुछ साथियों को लेकर लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ चला गया ताकि वहीं पर रास्ता ब्लॉक कर सके और उन लोगों को ऊपर आने से रोक सके। हालांकि उस हॉस्पिटल में आने और जाने के बहुत सारे दरवाजे थे, इसलिए विमन सभी रास्तों को बक नहीं कर सकता था। विमन अपने साथ बहुत ज्यादा लोगों को लेकर नहीं आया था, इसलिए उसके लिए सारे दरवाजे ब्लॉक कर पाना मुश्किल हो रहा था।
इसलिए इस वक्त विमन को थोड़ी सी चिंता हो रही थी, क्योंकि इन सभी को रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक तरफ रुद्र अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था, तो वही दूसरी तरफ विमन अपने बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी तक सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं पहुंच पाए थे और ना ही अमन के बॉडीगार्ड यहां पहुंच पाए थे। इसीलिए 100 से भी ज्यादा लोगों को रोक पाना विमन के अकेले के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त रुद्र ने देखा कि अभी तक रेहान की तरफ से सिर्फ कुछ ही लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात जानने के बाद रुद्र को अपने साथ लाए हुए 100 लोगों पर इस वक्त काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। तभी रूड ने अमन की तरफ देखते हुए उस पर हंसते हुए कहा, वॉर्ड, क्या तुम लोग मुझे यहां ऊपर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हो? वो क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन चंद लोगों की मदद से तुम मुझे रोक पाओगे? रुद्र को इस तरह खुद पर हंसता हुआ देखकर अमन खुद को रोक नहीं पाया और रुद्र से बोला, यह फालतू का इतराना बंद करो। यह दिल्ली नहीं है, हायजू है और यहां पर मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अमन की बात सुनकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, अमन, तुम्हें सच में लगता है कि यजू तुम्हारी अपनी टेरिटरी है? और अगर है भी तो मेरे पीछे खड़े हुए इन सैकड़ों लोगों को देखो। मुझे बस इन लोगों को एक कमांड देने की देर है। एक ही मिनट में यह सब लोग तुम्हारे आदमियों को यहीं पर खाक कर देंगे। रुद्र की बात सुनकर अमन ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए और धीरे से उसे कोसते हुए कहा, आइडियट, तुझे तो रुद्र को अमन की बात सुनाई दे गई थी, पर फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया और बहुत ही घमंड के साथ हंसते हुए बोला, मैं देख सकता हूं तुम सब लोग हारने की कगार पर हो, पर फिर भी मुझसे पंगा लेने की तुम्हारी अकड़ कम नहीं हो रही है। पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर तुम लोगों ने सर्जन विश्नोई को चुपचाप मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम सबकी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। मुझे सच में तुम्हारी सोच पर हंसी आ रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन 7-8 लोगों की मदद से मुझे रोक पाओगे? असल में इस वक्त रूद को ऐसा लग रहा था कि यहां खड़े हुए जितने भी बॉडीगार्ड हैं वे सब रेहान के नहीं बल्कि अमन के सबधन हैं। रूद ने पहले ही अपनी पहचान अमन और रेहान को बता दी थी और साथ ही साथ यह भी बता दिया था कि रूद दिल्ली पर राज करने वाले 4 सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक रॉय परिवार का बड़ा बेटा है। और यह बात जानने के बाद भी अमन ने कोई खास तैयारी नहीं की और इन 5-7 बॉडीगार्ड को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। रुद्र को इस वक्त अमन पर काफी दया आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अमन खुद के लिए मुसीबत को बुलावा दे रहा हो। कहां 100 लोग और कहां 7 लोग, भला यह लोग कैसे रुद्र का मुकाबला करेंगे? और रही बात मैगी की, तो शुरू में रुद्र को एक बार के लिए जरूर मैगी से डर लगा था, पर अब मैगी भी रुद्र को अपने लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं लगती थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैगी कितनी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इतने लोगों के सामने वह अकेले क्या ही कर सकती थी। अपने पीछे खड़े हुए इन लोकल गुंडों को लेकर रुद्र का इतराना वहां खड़े हुए बाकी सब लोगों को मन ही मन हंसने के लिए मजबूर कर रहा था। अब रुद्र को कहां पता था कि यह सब टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो अकेले 10 लोगों को एक साथ हरा सकते हैं। हालांकि इन 100 लोगों को और इनकी ताकत को कम समझना भी एक भूल हो सकती थी, क्योंकि यह सब लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर थे। बाहर के किसी दूसरे शहर में इन लोगों ने काफी बड़ा पंगा लिया था और वहां की पुलिस इन लोगों को अब तक ढूंढ रही थी और वहां से बचने के लिए ही यह लोग यहां आकर छुप कर रह रहे थे। जब भी लड़ने की बात आती थी तो इन लोगों की आंखों में एक अलग ही गुस्सा तैर आता था और लड़ते वक्त यह लोग किसी बात पर रहम नहीं खाते थे। विमन काफी टाइम से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, इसलिए अभी तक उसे भी समझ आ गया था कि इन लोगों से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। विमन इन सब की आंखों में एक अलग ही जुनून देख पा रहा थे और लोगों को मारने के लिए एक अलग ही क्रूरता इनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। विमन को इस वक्त इसी बात की चिंता हो रही थी कि अगर यह लोग इन 100 लोगों से लड़ने में लग गए तो रेहान की साइड खाली हो जाएगी और हो सकता है कि मौका देखकर उनके दुश्मन रेहान पर हमला कर दें। यही सब सोचकर विमन धीरे धीरे रेहान की साइड खिसकने लगा। अभी तक विमन बीच में खड़ा था, पर अब वह हर तरह से सबसे पहले रेहान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। हालांकि उसी वक्त रुद्र की नजर विमन की इस हरकत पर चली गई थी और यह देख के बाद उसे अपने मन में खुद पर और ज्यादा प्राउड फील होने लगा और साथ ही साथ हंसी भी आने लगी। उसने अपने मन में सोचा कि सामने खड़े बॉडीगार्ड्स तो अभी से डरने लग गए हैं। अब उसे कोई भी सर्जन विश्नोई को यहां से ले जाने से नहीं रोक सकता। यही सब सोचकर वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम सब लोग अपनी हालत देखो,
तुम लोगों को लगता है कि तुम हमें किसी भी तरह से रोक सकते हो। अगर अब तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रूप की इस धमकी को सुनकर अमन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रूड रॉय, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने साथ कितने लोग लेकर आए हो। यह अभी भी मेरा शहर है और इस पूरे शहर का मैं राजा हूं। क्या हो गया अगर यह चंद लोग मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत कर बैठे? क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुमसे इसका चुन चुन कर बदला लूंगा? अमन की बात सुनकर रूद ने अपने उसी एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई बेवकूफ हूं? इस शहर में आने का मेरा एक ही मकसद है, सर्जन विश्नोई को अपने साथ दिल्ली लेकर जाना। जैसे ही मैं एक बार दिल्ली लौट जाऊंगा, उसके बाद चाहे तुम अपने साथ पुश्तों की ताकत लगा लेना, पर मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अब जाकर रेहान और अमन को भी समझ आ गया था कि रुद्र इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यह सब क्यों कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी थी कि भले ही अमन इस शहर पर राज करता हो, पर रुद्र का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अमन का सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं रू सही कह रहा था कि भले ही इस शहर में अमन का चाहे जितना राज चलता हो, पर दिल्ली में सिर्फ रुद्र की चलती थी। और अगर वाकई अमन दिल्ली जाकर रुद्र से बदला लेने की सोचता भी है तो शायद कहीं ना कहीं यह अमन की बेवकूफी होगी। अपनी बात कहने के बाद रुद्र ने अमन से और कोई बात नहीं की। उसने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, ऑपरेशन थिएटर में जाओ और उस सर्जन को बाहर लेकर आओ। जैसे ही रेहान ने रुद्र की बात सुनी तो उसने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, मैं भी देखता हूं किसमें इतनी हिम्मत है जो ऑपरेशन थिएटर की तरफ अपने कदम भी बढ़ा सके। रेहान की आवाज में इस वक्त काफी तेज गुस्सा दिखाई दे रहा था, इसलिए उसकी बात सुनकर विमन और बाकी सब लोग अपने हथियार लेकर आगे बढ़ गए ताकि उस इंसान को रोक सके जिसने ऑपरेशन थिएटर की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। रेहान का गुस्सा देखकर रूड ने नाखुश होते हुए कहा, मैं काफी देर से हैरान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम हो कौन जो मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहां पर किस तरह की सिचुएशन है? मेरे पास तुमसे ज्यादा आदमी हैं और मेरे कहने पर यह लोग तुम्हें तब तक मारेंगे जब तक तुम खुद अपनी सांसें लेना छोड़ नहीं दो। रूप की बात सुनकर रेहान ने उस पर हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं सच में ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि तुम सर्जन विश्नोई को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। तुम्हें उन्हें अपने साथ जहां लेकर जाना है वहां लेकर जाओ, पर इस सर्जरी के पूरा होने के बाद तब तक तुम्हें अपने लोगों को यहां से शांति से ले जाना चाहिए और बिना कोई तमाशा करें सर्जरी के पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। रेहान की बात सुनकर रूड ने बेसब्र होते हुए उससे कहा, दिल्ली में मेरे दादाजी अभी भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे इस सर्जरी के पूरे होने का इंतजार करेंगे? इस वक्त जुनैद की गर्लफ्रेंड निशा भी वहीं पर खड़ी थी। जब से जुनैद का ऑपरेशन शुरू हुआ था तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, पर अब वह और ज्यादा रुद्र की बकवास सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने रुद्र को थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैं कब से देख रही हूं तुम्हें, जो मन में आ रहा है वह किए जा रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सर्जन विश्नोई इस सर्जरी को बीच में छोड़कर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे? अंदर एक इंसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम्हें सिर्फ अपना फायदा नजर आ रहा है। तुम वाकई बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। निशा की बात सुनकर रूड ने घमंड दिखाते हुए कहा, सेल्फिश? तुम सही कह रही हो। हूं मैं सेल्फिश तो क्या कर लोगी? तुम अभी तक ईशानी भी चुपचाप खड़ी इस आदमी का तमाशा देख रही थी, पर जब उसने पलटकर निशा को इस तरह से जवाब दिया तो उससे रुका नहीं गया और उसने गुस्से में रुद्र से कहा, सच में तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो। तुम्हारे दादाजी की जिंदगी जिंदगी है और हमारे दोस्त की जिंदगी कुछ भी नहीं। ईशानी की बात सुनकर रूद ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, इस दुनिया को तुम्हारे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। उस यूजलेस इंसान का जीना या मरना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता, पर मेरे दादाजी की जान की कीमत बहुत ज्यादा है। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसलिए बिना वजह मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम लोगों में थोड़ा सा भी दिमाग है और तुम्हें पता है कि तुम लोगों के लिए क्या सही है और क्या नहीं, तो तुरंत मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। अपनी बात कहने के बाद रुद्र अपने साथ आए लोगों को इशारे से कहता है, अंदर जाओ और कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसे वही मार मारकर अधमरा कर दो। अगर किसी को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जो भी तुम में से सर्ज विश्नोई को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आएगा, मैं उसे इनाम में 2 मिलियन रुपए दूंगा। रुद्र के साथ जितने भी गुंडे आए थे वह सब
बड़े बड़े अपराधियों में शामिल होते थे। जैसे ही रूड ने कहा कि किसी भी मर्डर का इल्जाम और उसकी जिम्मेदारी वह खुद लेगा और साथ ही साथ 2 मिलियन तक का रिवॉर्ड भी देगा, तो यह बात सुनने के बाद सारे लोग पूरी तरह जोश में आ गए, वहां खड़े हुए। लगभग सभी लोगों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वे लोग अपने हथियारों को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। इन सब लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर विमन ने उन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया और इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकने लगा। इस वक्त ये सभी लोग कॉरिडोर में खड़े थे, इसलिए इनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड असल में कितने हैं। सबको बस इतना ही पता चल रहा था कि यहां थोड़े से बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। अगर इस वक्त ये सभी लोग किसी खुली जगह पर खड़े होते तो भले ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर इन लोगों के सामने खुद को कमजोर ही समझते और शायद लड़ने से पहले ही हार मान लेते। भले ही इस वक्त यह सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन गुंडों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर यह सारे गुंडे एक के बाद एक लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से धीरे धीरे विमन और बाकी सब लोगों के लिए इन्हें रोक पाना मुश्किल होता जा रहा था। रेहान को इन सब लोगों पर बहुत भरोसा था, इसलिए उस भरोसे को बनाए रखने के लिए यह सभी गार्ड्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हिम्मत दिखाकर इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त अचानक से ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, पर वहां का नजारा देखकर एकदम दंग रह जाता है। उस डॉक्टर ने बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहा, यहां पर यह सब कुछ क्या चल रहा है? जैसे ही रेहान के कानों में डॉक्टर की आवाज पड़ी तो उसने बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा, कुछ लोग यहां पर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे इतना बताएं कि क्या अंदर सब कुछ ठीक है? तभी डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रेहान थोड़ा हैरान रह गया। रेहान के बॉडीगार्ड रुद्र के लोकल गुंडों को रोकने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। यहां का नजारा देखकर वह पर डॉक्टर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका यह सिंपल सा हॉस्पिटल कब वॉरियर्स फील्ड बन गया था। उसने जब सवाल किया तो रेहान ने कहा, यहां सब कुछ ठीक है, मैं संभाल लूंगा। आप मुझे अंदर की सिचुएशन क्या है यह बताएं। रेहान का सवाल सुनकर डॉक्टर ने उससे कहा, सर्जन विश्नोई को बाहर से ऑपरेशन थिएटर में कुछ आवाजें आ रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं बाहर